हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 11। तो अगर आपको ये पार्ट 11 पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी करना दोस्तों। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ इस सारी स्लाइड्स की। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, सेकंड प्रीवियस कंसेप्ट, थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, फोर्थ रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी इतने 4 टॉपिक करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो सबसे पहले मैंने बताया था तुमको फर्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर में रोटेशनल डायनामिक पार्ट 10 कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो समझो कि ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी में कोई ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये तुम्हारे ये फोन से बाहर आने वाली एक्सिस है। ये बता रहा हूँ मैं ऐसा, यानी वो कुछ ऐसा केस समझ लो कि ये रिजिड बॉडी है, ये परपेंडिकुलर है इससे एक्सिस बॉडी से, और यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालते थे हम? सबसे पहले इसका मास क्या है, हम कुछ भी ले लेते, डीएम समझो मास है इसका, और इसका डिस्टेंस यहाँ से, मैंने कहा बोला डिस्टेंस अभी आर हमको कहाँ से लेना है, ये पार्टिकल से एक्सिस तक का डिस्टेंस। समझो मैंने ये कोई पार्टिकल लिया, तो ये पार्टिकल का डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमको? एक्सिस से। ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से, बताया मैंने कल ही बहुत। ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल एक्सिस से, यानी एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, और एक्सिस से डिस्टेंस को हम आर बोलेंगे। अभी जैसे सर्कुलर मोशन में हमारा ये आर किसका था, ये सेंटर से आर, रेडियस वेक्टर। लेकिन इसके अंदर आर कौन से लेंगे? जो भी हम पार्टिकल ले रहे, जो भी हमने पार्टिकल चूज किया जो गिवन है, वहां से एक्सिस तक का डिस्टेंस आर गिनेगा। तो ये हमारा आर आया रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ये ना, इनटू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी आर का स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एम नहीं है, आई है। ये आई बताया था मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था? एम आर स्क्वायर। पर ये जो है ये अभी गलत है। ये आई एम आर स्क्वायर कब रहेगा, उसकी भी कंडीशन रहती है कि आई एम आर स्क्वायर कब रहेगा और एक एम आर स्क्वायर कब नहीं रहेगा। और एक उसका एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा जो सब में लगेगा। तो आई एम आर स्क्वायर कब लगता है? जब मैं बोलता हूं कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म हो, यानी होमोजेनियस ऑब्जेक्ट। यानी मैंने बोला ये डिस्क है, ये डिस्क है समझो, सॉलिड डिस्क है। तो ये क्या है? पूरे सॉलिड डिस्क, यानी इसका जो शेप है वो यूनिफॉर्म है, यानी क्या है? एक सर्कल है हर साइड से। फिर मैंने बोला रॉड, तो रॉड का केस कुछ ऐसा है, रॉड ऐसे है, मतलब ये भी यूनिफॉर्म ही होगा। रुको, ये अलग पेन से बना थोड़ा। ये रॉड है, ऐसा रेक्टेंगुलर रॉड है अच्छे से। तो ये क्या रॉड क्या रहता है? वो भी यूनिफॉर्म ही रहता है, क्योंकि हर जगह देखो उसकी साइज बराबर सेम है ये। और नॉन यूनिफॉर्म कब बोलूंगा मैं? जब समझो ये ऐसा रॉड है, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया ऐसा, फिर ये ऐसा, तो अब जो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया अभी। यानी अब जो है इसका जो शेप है वो बराबर नहीं है। यानी यूनिफॉर्म कैसा?
समझो सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, एक ऐसा कोई शेप है, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म, अभी नॉन यूनिफॉर्म बताते हैं कैसे। ये नॉन यूनिफॉर्म है, देखो ये कोई बॉडी है, ऐसी रिजिड बॉडी है, दिख नहीं रही तो दूसरा कलर यूज करते अपन। ये कोई भी ऐसी बॉडी है, तो देखो इसका एक कोई शेप डिफाइन कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसका कोई शेप ही नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो क्या है अभी देखो, क्या है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रहेगा, क्या बोल रहा है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रहेगा तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बनता है, के एम आर स्क्वायर। के एम आर और स्क्वायर, यानी यूनिफॉर्म केस में जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहता है, के एम आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा डेरिवेशन हुआ नहीं है कोई भी रिंग का, डिस्क का, तो समझो डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है। रॉड की बोलते हैं तो रॉड का जो सेंटर के केस में बोले तो एम आर स्क्वायर बाई 3 आता है। यानी ये जो है के जो है ये नंबर है 1/3 1/2। और रिंग का अभी पढ़ेंगे तो उसका एम आर स्क्वायर यानी के 1 हो जाएगा इसमें। यानी बोलने की ये बात है कि जो यूनिफॉर्म केस है, अगर अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा आता है। और समझो अगर मोमेंट हमको ऐसा ऑब्जेक्ट का निकालना है जिसका जो शेप है वो यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे फिर? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम? देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब जान लो। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जोड़ना। इंटीग्रेट करना यानी जोड़ना। तो जैसे हम प्लस प्लस कैसे करते हैं, 1 + 2 + 3 मतलब जो भी प्लस एडिशन करना है वो कैसे करते हैं हम, प्लस प्लस करते जाते, प्लस प्लस करते जाते। पर ऐसे बहुत सारे नंबर हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कम से कम 100+ तक हो, तो हम थोड़ी ना प्लस करते जाएंगे। तो उसके लिए एक मैथमेटिक्स में इजी फॉर्मूला बना है, वो है इंटीग्रेशन। उसमें क्या करना पड़ता है, हमको एक लिमिट डालनी पड़ती है। समझो 0 से स्टार्ट किया हमने, तो ये 0 से स्टार्ट किया और 100 तक का प्लस करना है, यानी 100 उसकी अपर लिमिट। जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये थोड़ा इंटीग्रेशन का बेसिक है और कुछ नहीं है। तो हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं और ये जो है ना, ये पार्टिकल और इससे जितने भी करोड़ों पार्टिकल है उन सबको जो सम है जोड़ते, यानी इन सबको इंटीग्रेट कर डालते। और इन सबको जो इंटीग्रेट करके आंसर आता वही रहता हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। तो वो फॉर्मूला क्या था उसका, देखा नहीं है अपन ने, ये रहता इंटीग्रेशन dm डॉट आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम यूनिफॉर्म के लिए भी निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये सब में लगेगा। अब ये फॉर्मूला याद रखो बस इंटीग्रेशन का। कौन सा, ये वाला dm डॉट आर स्क्वायर वाला, इंटीग्रेशन dm डॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हम उस फॉर्मूले से रिंग का भी निकाल सकते हैं, डिस्क का भी निकाल सकते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का भी निकाल सकते हैं, रॉड का भी, सिलेंडर का भी, सब इससे निकलेगा। तो ये फॉर्मूला आप भूल जाओ, आई इक्वल एम आर स्क्वायर। वो एम आर स्क्वायर, आई इक्वल एम आर स्क्वायर कब लगाओगे, न्यूमेरिकल में लगाना। अभी ये जो है डेरिवेशन करते समय हमको यही याद रखना है कि आई क्या है, इंटीग्रेशन डीएम, यानी डीएम क्या है, स्मॉल मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल है उसका एक मास, और आर स्क्वायर उस पार्टिकल से, उस पार्टिकल के एक्सिस तक का डिस्टेंस आर का स्क्वायर। ये बताया मैंने अभी। तो ये एक सिनॉप्सिस ले लिया ताकि हार्ड ना लगे तुमको।
चलो अभी स्टार्ट ही करते हैं। कंसिडर द डीएम विद द स्मॉल मास ऑफ द रिंग एंड आर विद द रेडियस ऑफ द रिंग। ये देखो, फॉर एनी रिजिड बॉडी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डॉट डीएम, यानी डीएम डॉट आर स्क्वायर या आर स्क्वायर डॉट डीएम, दोनों प्रोडक्ट भी है ना वैसे भी। तो कंसिडर द रिंग हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस। अभी ऐसा क्यों बोल रहा है निग्लिजिबल थिकनेस होनी चाहिए? क्योंकि उसका फॉर्मूला अभी इससे पता चलेगा। ये देखो, ऐसी एक रिंग है, ये रिंग जो है इसका एक कोई पार्टिकल ले लिया मैंने, तो वो निग्लिजिबल थिकनेस इसलिए बोल रहा वो थिकनेस नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, मतलब इस पे कोई एक लेयर नहीं चढ़ी हुई, ये लास्ट ही एक लेयर है, यानी ये फर्स्ट और लास्ट लेयर है, ऐसा बोल रहा है वो। ये रिंग है, तो थिकनेस कब बढ़ती है? जब लेयर पे लेयर रहती है, बराबर। ये इस पे एक लेयर आ गई, दूसरी, फिर ऐसी तीसरी लेयर आ गई, ऐसी एटम्स की लेयर जब आती रहती है, जब उसकी थिकनेस बढ़ती है। तो इसमें समझो, मान लो कि निग्लिजिबल थिकनेस, यानी इस पे एक ही लास्ट ही लेयर है, यानी लास्ट लेयर है, और ये रिंग है, रिंग के ये पार्ट पे तो पार्टिकल पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि मास तो इधर ही है ना, तो पार्टिकल कुछ इधर ही पाए जाएंगे। देखो, इधर इधर इधर, कुछ इस एरिया के अंदर पार्टिकल पूरे पाए जाएंगे। ये जो रेड वाला एरिया है, बाकी ये तो खाली चीज है ना, रिंग है भाई, वो रिंग तो इतने ऐसी च रहती है। तो अब इसका फायदा क्या मिला हमको रिंग का? अब देखो, पार्टिकल जो है एक ही इसमें एक ही सर्कल में पाए जा रहे हैं, और कोई थिकनेस भी नहीं है, मतलब एक्सिस से हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहेगा। देखो, इसका भी सेम रहेगा, बराबर, इसका भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टिकल पाए ही नहीं जाएगा ना, ये होलो रिंग है। इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, यानी इधर जो है बोल सकते कि पार्टिकल से एक्सिस तक का डिस्टेंस यानी आर, ये जो है कांस्टेंट है। और मैंने एक चीज बताना भूल गया इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन करते वक्त, ये जो इंटीग्रेशन करते वक्त यहाँ पे कोई कांस्टेंट चीज आ जाती है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और हमको पता कैसे चलेगा कांस्टेंट है? तो वो डेरिवेशन करते वक्त समझ जाता अपने को, उतना कोई हार्ड नहीं है, कांस्टेंट चीज निकल जाती फटाफट। जैसे कि ये देखो, ये था आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डॉट डीएम, ये मैंने बताया था कि ये तुमको हमेशा डेरिवेशन में यूज करना है। अब ये सॉल्व करके बताता, रुको, ये आई जो है, ये क्या है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डॉट में डीएम, हाँ, तो ये आर स्क्वायर है। अब मैंने क्या बोला, हर एक पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस क्या आ रहा था, सेम, यानी आर क्या है इधर, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यानी क्या, मैंने क्या बोला, आर कांस्टेंट है तो आर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यानी आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। अब किसको इंटीग्रेशन करना है, बस डीएम को। तो डीएम का इंटीग्रेशन मतलब क्या है, यानी हम स्मॉल स्मॉल मास को सबको जोड़ दे रहे। तो समझो ये कोई ऐसी बॉडी होंगी, इसके हर एक पार्टिकल का मास डीएम 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 है, तो हर एक डीएम 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 हर एक पूरा 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 जोड़ दिया, पूरा पूरा इंटीग्रेट कर लिया, तो क्या मिल जाएगा वापस हमको, इसका मास। अरे रुको, ये कोई चीज है, 10 किलो की रॉड है, बराबर, इसको मैंने ऐसा तोड़ा, 1 किलो का 1 किलो का 1 किलो का, ऐसे 10 हिस्से कर दिया, बराबर। तो अगर इन 10 हिस्सों को मैं वापस से जोड़ लूं,
जो कि 1-1 किलो के थे, तो वापस से मेरे को 10 किलो मिल जाएगा। अभी समझा? ये रॉड थी, रॉड के मैंने 10 हिस्से किए और 10 हिस्से करने के बाद मैंने सबको इक्वल इक्वल किया था, 1-1 किलो 1-1 किलो, तो 1-1 किलो के 10 हिस्से हो गए। तो मैंने वो वापस से जोड़ दिया, तो मेरे को वापस से 10 किलो ही मिलेगा ना, थोड़ी ना 12 किलो मिल जाएगा। यानी इन सबको डीएम मास अगर जोड़ लिया मैंने, तो हमको एक ही मास मिल जाता है, वो है इस ऑब्जेक्ट का मास m। यानी यही आंसर हो गया हमारा, खत्म। क्या आ गया? ये जो है डीएम, इसका सबका इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का मास m, और ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो इसका यही है, नोटेशन पे ध्यान मत दो, वो गलती से हो गया। तो ये था उसका आंसर, ऐसे निकलता है। देखो अपन बढ़ते आगे भी। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल एम आर स्क्वायर, कैसे निकाला देखा ना अभी। आर स्क्वायर कांस्टेंट था, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अब डीएम का इंटीग्रेशन करना, डीएम यानी क्या, स्मॉल स्मॉल मास का इंटीग्रेशन, यानी स्मॉल स्मॉल मास को जोड़ लो, और जोड़ के क्या मिलेगा, वही मास मिलेगा। समझो रॉड है, रॉड के 10 हिस्से के, तो वो सब 1 किलो के ही के थे, वापिस से वो 1-1 किलो के हिस्से को जोड़ लिया तो वापिस से 10 किलो ही मिलेगा ना, वैसे ही है कुछ। और ये देखो, ये डायग्राम था उसका। इधर एक और ध्यान रखना, एक और फॉर्मूला आएगा हमको, तो ये फॉर्मूला याद रख लो कि डी, ये एक्स रेस टू एन क्या है, वो इतना वो मत करो, एक्स कोई भी वेरिएबल है और एन जो है नंबर है, 1 2 3 4, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्या आता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ये भाई ये पूरा बेसिक है ना, अपने को 11th में सिखाया था वेक्टर क्वेश्चन, वेक्टर लेसन में। क्या है, अगर नहीं आता तो ये देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स कोई भी वेरिएबल और एन कोई नंबर है, तो क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन प्लस वन, यानी ये जो नंबर है इसमें प्लस वन ऐड कर लेना, और नीचे भी प्लस वन, मतलब नीचे भी ये जो नंबर है पूरा, वो इसको इधर ऐड कर लेना। या फिर याद रख लो कि डी जो इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देखो अभी आगे काम आएगा इसका। सबसे पहले तो प्रीवियस कंसेप्ट सीखेंगे अपन, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालने के लिए प्रीवियस कंसेप्ट आना चाहिए तुमको। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सबको बताऊंगा। लीनियर डेंसिटी क्या होता, लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ होता। इसका मतलब क्या, लीनियर डेंसिटी हम किसकी निकालते, जो एसी है बस, जिस एक लाइन है बस, सिंपल उसकी निकालते हैं। तो ये लाइन समझो 1 मीटर की है, तो और मास 1 kg, तो 1/1 यानी 1 kg पर मीटर, ये देंगे उसकी लीनियर डेंसिटी। फिर सरफेस डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट एरिया, ये देखो इसका सिंबल याद रखो सरफेस डेंसिटी का, सिग्मा बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट एरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज एरिया डेंसिटी। अब एरिया डेंसिटी किसकी निकालते हैं, एरिया डेंसिटी किसकी निकालते हैं, जिसका सरफेस हो, यानी ये एक स्क्वायर का पेपर है, स्क्वायर शेप का पेपर है, तो इसकी सरफेस डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क, चपटी डिस्क है, तो इसकी निकाल सकते हैं सरफेस डेंसिटी। ये एक ट्राइंगल शेप का ऐसे पेपर है ये भी, यानी 2D शेप में, तो हम निकाल सकते हैं उसकी सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी किसकी निकलती, जो 2D शेप में है और जिसका सरफेस है, और सरफेस डेंसिटी की डेफिनेशन मास पर यूनिट एरिया, यानी मास पर यूनिट एरिया डेफिनेशन भी है और फॉर्मूला भी है, यानी सरफेस डेंसिटी होता है मास ऑब्जेक्ट का और वो एरिया, उसका एरिया कितना है। चलो देखते फिर आगे अभी। अभी डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क,
ये देखो वापस से, कंसिडर द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेटिंग विथ ओन एक्सिस विच इज द लाइन परपेंडिकुलर टू ए। ये जो है ये डिस्क है समझो, अभी ये पूरी भरी हुई अंदर से, सॉलिड डिस्क है, ऐसी पूरी अंदर से भरी हुई है, पर चपटी डिस्क है। चपटी मतलब कैसा, 2D शेप है उसका, 3D शेप नहीं है, मतलब इसको एक कोई भी थिकनेस नहीं है। और इस पे एक परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है समझो, ये इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है इसको, तो वही वाला विच इज द लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देयरफॉर सिग्मा क्या हो जाएगा, m इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब बताए ना सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो देखो इस डिस्क का मास m ले लिया, कंसीडर किया था हमने, और मास का डिस्क का एरिया। अब डिस्क क्या है, देखो डिस्क कुछ ऐसी शेप में है, डिस्क कुछ ऐसे शेप में है, ऐसे कुछ शेप में है। तो ये क्या है, ये सर्कल शेप है बराबर, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिया है। ये देखो, लेट अस कंसीडर द डिस्क बाय n नंबर ऑफ कोसेंट्रिक रिंग, इट मींस दैट रिंग इज एन एलिमेंट ऑफ रेडियाई इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल 0 to r, कंसीडर द मास ऑफ द रिंग इज dm। अब देखो एलिमेंट समझ लो, सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट ऐसी चीज होती है वो जो उससे ही बनती है, यानी समझा नहीं होगा तो समझो, अगर मैं डिस्क का ही ले लूं तो ये इतनी बड़ी डिस्क है, ये किससे बनी होंगी, इसका एलिमेंट क्या होगा, तो हमें समझ आता है ये रिंग है। इस रिंग को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, थिकनेस करते जाओ उसकी, और जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, पूरा अगर जोड़ते जाओगे तो अपने को एक डिश शेप मिल जाएगा बराबर। और दो रिंग के बीच में निग्लिजिबल गैप रहना चाहिए, मतलब गैप रहना ही नहीं चाहिए, ये कुछ ऐसा गैप, कुछ गैप ही नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही हम रिंग जोड़ते जा रहे, यानी जोड़ते जाओगे तो तुमको एक सॉलिड डिस्क मिल जाएंगी, यानी रिंग उसका एलिमेंट है डिस्क का। अब देखो एलिमेंट समझा नहीं होगा, जैसे कि होलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर होलो है, यानी इसका एलिमेंट क्या होगा, सोचो, सिंपल है। देखो इस रिंग है, इस रिंग को जोड़ते जाओ, इस रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, अच्छे से रखते जाओ, मतलब एक ही शेप में रखते जाओ, तो देखो तुमको कुछ ऐसा सिलेंडर मिल जाएगा। ये तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, पर जैसे तुम्हारे पास कुछ होंगे रिंग्स, तो ऐसे जोड़ते जाओ और सेम रहनी चाहिए, मतलब वो सेम शेप की, सेम साइज की, तो तुमको एक सिलेंडर शेप दिखेगा, तो यानी रिंग उसकी एलिमेंट है सिलेंडर के। वैसे मैं बात करूं कि अगर कोई सॉलिड सिलेंडर यानी अंदर से भी भरा हुआ है, अंदर भी मटेरियल उसका, तो उसको अगर हम काटते तो हमको कुछ ऐसा शेप मिलता है, डिस्क का शेप, जो कि ये भी भरा हुआ, यानी इसका जो एलिमेंट है डिस्क रिंग, यानी सबका अलग अलग एलिमेंट होता है, और कभी कभी सेम भी हो सकता है, जैसे रिंग के दो सिलेंडर और डिस्क के सेम एलिमेंट निकले रिंग, पर सॉलिड सिलेंडर बोला तो डिस्क एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है, जिससे वो बना है, जिससे वो पूरा बन गया है वो, तो इसके लिए एलिमेंट क्या होगा, देखो रिंग एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला, ये जीरो से चालू हुआ, जीरो से ऐसा 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 करते 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 आर रेडियस तक पहुंचा, मतलब जितना उसकी डिस्क की रेडियस थी, जब भी जाके पहुंचेगा ना। ये देखो, तो हमने क्या किया, इतने सारे रिंग में से मैंने एक रिंग चूज कर लिया, कोई भी एक रिंग ले लो, तो मैंने ये वाली रिंग
निकाल ली बाहर, बाहर नहीं निकाली, मतलब इस पे मैंने ऑब्जर्वेशन चालू किए और इसी से हम आंसर निकालेंगे अपना। कोई भी रिंग लेनी है, जरूरी नहीं है इसका कोई नीचे वाली लेंगे ऊपर वाली एकदम लास्ट वाली, कोई भी रिंग ले लो एक। और इसका यहाँ से डिस्टेंस देखो, यहाँ से डिस्टेंस आर है और इस रिंग का जो मास है वो डीएम है। और ये डीआर क्या है बताता हूँ, रुको। ये डीआर जो है ना, इसकी विड्थ है, विड्थ यानी इसकी जो थिकनेस है वो। तो अगले इसमें क्या कर देखो, इस रिंग को मैं क्या करूंगा अभी, इस रिंग को मैं कुछ ऐसा चौड़ा कर दूंगा और चौड़ा करने के बाद इसको कुछ चौड़ा किया तो हमको ऐसा रेक्टेंगुलर शेप मिल जाता है, बराबर। अगर नहीं किया तो रिंग को ऐसा चौड़ा करके देखो, तुमको एक रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। अब ये कितना था, डीआर था, ये कितना रहेगा, 2 पाई आर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो अगले इसमें बताता। ये देखो, ये मैंने क्या बोला, ये देखो ये रिंग थी, तो ये रिंग को मैंने ऐसा चौड़ा कर दिया, देखो। अब 2 पायर कैसे बोल रहा, सरकमफरेंस, जितना रिंग का सरकमफरेंस होगा उतना ही तो लेंथ होंगे इसकी, बढ़ थोड़ी नहीं देंगी। तो 2 पायर और ये डीआर, तो एरिया क्या निकल गया देखो हमारा, 2 पायर डीआर। अब इसकी सरफेस डेंसिटी कैसे निकाले, तो मास अपन एरिया, तो देखो मास था डीएम और एरिया निकाला अभी 2 पायर डीआर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे अभी, तो डीएम का अलग से निकल दिया अपन ने, 2 पाई सिग्मा आर डॉट डीआर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैसे निकलेंगी, जब सारे रिंग को जोड़ लेंगे हम 0 से R तक के डिस्टेंस पे। यानी ये 0 से स्टार्ट हुई रिंग और सबका मास जोड़ते गए R रेडियस तक, फिर हमको जाके डिस्क मिल जाएंगी। सारे रिंग का मास जोड़ेंगे जब जाके एक डिस्क का मास मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। जैसे सारे रॉड के हिस्से को मैंने मिला दिया तो एक रॉड वापस से मिल जाएगा मुझे, जिसका जो मास था। सो बाय इंटीग्रेटिंग देम, तो मैंने क्या किया, इनको इतना प्लस करने से अच्छा जोड़ लो, पूरा इंटीग्रेशन कर लो, एक मैथमेटिक्स का अच्छा है यूज। तो मैंने क्या बोला, 0 से लेकर हमको जहां तक का डिस्टेंस है डिस्क की, यानी R रेडियस तक। तो ये देखो इनर्शिया और डिस्क क्या हो जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई सिग्मा R डॉट डीआर R स्क्वायर। ये आर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट क्या है, और देखो 2 पाई क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सिग्मा सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, वो भी बाहर आ गई। यहाँ कौन बचा, ये। अब रिंग के केस में रेडियस जो है बाहर आ गया था, इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई देखो डिस्क कुछ ऐसी है, पहले रिंग में कुछ भरा हुआ नहीं था, अब इसमें भरा हुआ है। समझो अगर मैं एक्सिस ए भी ले लूं, अगर कोई मैंने एक्सिस ए ले भी ली, ये एक्सिस ले भी ली मैंने, समझो, तो एक्सिस से कैसे डिस्टेंस करेंगे हम, ये देखो ये एक्सिस से यहाँ पे डिस्टेंस गया, ये आर, ये आर, ये आर, इसका आर अलग, क्योंकि यहाँ तो सब पार्टिकल पाए जाएंगे ना, सॉलिड डिस्क है, यानी सबका आर अलग अलग आ रहा है, इसलिए आर जो है वेरिएबल है इस बार। और हमने ये भी दिमाग में आया होगा कि हमने डायरेक्ट डीएम डॉट आर स्क्वायर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे डीएम भी वेरिएबल था। और क्योंकि डीएम वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक रिंग का मास डीएम है, उससे उसके अगर अलग वाली रिंग देखूं मैं, उससे अगर कोसेंट्रिक वाली रिंग, तो इसका साइज देखो बड़ा हो जाएगा, और अगर नीचे वाली देखूंगा तो इसका साइज इससे छोटा हो जाएगा। यानी डीएम भी अलग है और आर भी अलग है, और दो चीज अलग थी इसमें। फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसलिए हमने ये सब किया। तो देखो मेथड पे आ जाओ, ये हमने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करना आसान है। सिग्मा की वैल्यू डाल दी, फिर मैंने क्या ये निकालती है, एम आर पाई अपॉन सॉरी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर आई थी। ये कैलकुलेशन था इसलिए,
कैलकुलेशन में कोई कंसेप्ट नहीं रहता, ये तो घर पे ही कर सकते, तो हमारा इनर्शिया ऑफ डिस्क ये आ जाता है mr²/2। तो ऐसे निकाला हमने इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी याद रख लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या रहेगा mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या था mr²। याद रखते जो सब। चलो नेक्स्ट इसमें, अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन सीखेंगे। It is the distance between the axis of rotation and that object whose mass is concentrated at the center having same amount of inertia is called radius of gyration। इसका मतलब क्या है, ये एक डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंड द ऑब्जेक्ट whose mass is concentrated at the center having same moment of inertia। ये डेफिनेशन समझे नहीं होंगे, रुको इससे एग्जांपल से समझते। समझो ये कॉपर की एक डिस्क है, ये कॉपर की डिस्क का जो रेडियस है वो आर है, और ये जो कॉपर की डिस्क का समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर पर स्क्वायर है, 6 kg मीटर स्क्वायर है, सॉरी। फिर दूसरे केस में मैं ले लेता ये, तो इस मैंने सॉरी, ये जो कॉपर डिस्क है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर है और इसका रेडियस आर है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको पिघाल के एक बॉल के शेप में डाल दिया, और मुझे अब क्या चाहिए कि जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यानी इसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 6, वैसा इसका भी आना चाहिए 6। तो ऐसे कितना रेडियस दे, मतलब कितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रहनी चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट उतनी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घूमे जितना ये डिस्क घूम रहा था। कंडीशन रहनी चाहिए बस मास सेम रहना चाहिए, तो मास सेम हो गया ना, क्योंकि ये भी कॉपर की डिस्क थे और इसको ही पिघाल के बनाया, यानी मास तो दोनों का सेम है। पर बात क्या आ रही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम करना है, तो ऐसा कितना रेडियस लेना पड़ेगा हमको स्ट्रिंग का कि ये जो बॉल है वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घूमे जितना एक डिस्क मोमेंट, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घूम रही। तो हमने एग्जांपल में क्या लिया 6 kg मीटर पर स्क्वायर, तो ये जो बॉल है वो इतना कितना रेडियस रहना चाहिए स्ट्रिंग का कि वो सेम 6 kg मीटर पर स्क्वायर से घूमे जितना एक डिस्क घूम रहा है। ये यूनिट में मत जाना, वे यूनिट गलत बोल दिया तो सॉरी। तो यही बोलते हैं हम उसको रेडियस ऑफ गायरेशन के। क्या बोला कि कितना रेडियस रहना चाहिए, यानी कितनी स्ट्रिंग की लेंथ रहनी चाहिए एक बॉब से, ताकि वो बॉब भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करे जितना एक डिस्क कवर कर रही थी। बस शर्त क्या है कि कंडीशन ये है कि मास सेम रहना चाहिए। ये देखो समझो एग्जांपल में मैंने I इक्वल एम के स्क्वायर है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू अंडर रूट एम। तो ये जो है I इक्वल एम के स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस हैविंग रेडियस ऑफ गायरेशन k उसका है। तो k की वैल्यू निकाल ली अंदर, मतलब k की वैल्यू अलग से निकाल ली अंडर रूट आई एम आई। ये देखो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन के। अभी ये समझा नहीं होगा, अभी एग्जांपल से समझा था। ये रिंग है, रिंग का ही केस देखते हैं। अभी रिंग सीखे अपन ने, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था mr² था, बराबर। तो हमको ये जो रिंग को पिघाल दिया और रिंग को पिघाल के एक बॉल शेप में ला लिया जो सॉलिड बॉल है एकदम, और रिंग का मास और इसका मास सेम रहेगा क्योंकि उससे ही बना है ना वो। हाँ, तो इसका कितना रेडियस रहना चाहिए, यानी अब इसका कितना रेडियस रहना चाहिए, ये वाला हमको ये k निकालना है। k कितना रहना चाहिए कि वो सेम जितना जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² उतना ही रहना चाहिए। तो हमने इसको इक्वल मान लिया क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल कराना है ना। तो
mr² इक्वल टू mk²। तो देखो यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा, तो k क्या आ गया हमारा r, यानी k बराबर r के बराबर होना चाहिए। समझो r जो हमारा 5 मीटर था, 5 सेंटीमीटर सॉरी, तो ये k भी 5 सेंटीमीटर की लेंथ रहनी चाहिए बॉब से। तो जब रिंग उतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगी mr², तो ये बॉब भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा mr²। यही है रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब। कुछ इतना कंफ्यूजन नहीं है मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा रेडियस है जिसमें जो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से घूमना चाहिए जिसमें वो पहले घूम रहा था। जैसे डिश शेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका mr²/2 आएगा, वैसे तो कितना रेडियस रहना चाहिए, तो उसका r/√2 आता है। निकाल के देखो, वापस से mr²/2 इक्वल mk² करो और बस कैंसिल आउट कर लो। क्या आएगा उसका आंसर, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क का r/√2। तो चलो फिर आज का लेक्चर यही खत्म होता है फिर मेरा। अब अगले इसमें देखेंगे हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास। ओके फिर, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं हुए तो फॉलो कर लो और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो यार। तुमने को कितना बोला, टेलीग्राम पे तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। ओके फिर, बाय।